हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, हम जो ये एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णमाल की हिस्ट्री की पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके थे। आज इसकी वीडियो में हम बात करेंगे सातवाहन युग की। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम कंप्लीट सातवाहन युग को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम राजनीतिक इतिहास की, कि सातवाहन युग जो था भारत में, इसका राजनीतिक इतिहास कैसा था। तो जो दक्कन और मध्य भाग में था, ये मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए थे। जो मौर्यों के बाद वंश आया था ये सातवाहन वंश था, और ये दक्कन और मध्य भाग में ये मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। ये सातवाहन मतलब कौन थे, तो ये मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। और पुराणों में सातवाहन को क्या कहा गया है, इनको आंध्र कहा गया है। जो सातवाहन वंश था इसको आंध्र कहा गया है सातवाहनों को पुराणों में। और सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। जो इनके सातवाहन वंश के अभिलेख हैं इनमें इनका ये आंध्र नाम नहीं मिलता है। और पुराणों के अनुसार बात करें तो आंध्रों ने लगभग कितने 300 वर्षों तक शासन किया था, और यही समय सातवाहनों के शासनकाल का माना जाता है। जो आंध्र थे इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया था, और यही सेम समय जो है तो ये के वंश सातवाहन वंश जो था इसका शासनकाल माना जाता है। और जो सातवाहन वंश था इसके सबसे पुराने अभिलेखों की बात करें तो इसके अभिलेख ये ईसा पूर्व पहली सदी के हैं, और उन्होंने कण्वों को पराजित करके मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। जो सातवाहन वंश था इसने कण्वों को पराजित किया था मध्य भारत वाले एरिया में, और वहाँ पर कुछ एरिया में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब इसके शासक थे सिमुक। ये सिमुक कई बार पूछा जाता है, तो ये सातवाहन वंश के शासक थे सिमुक। इनका जो शासनकाल रहा था तो 60 से लेकर ये 37 ईसा पूर्व तक रहा था। और सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाले प्रथम शासक जो थे ये सिमुक थे। जो सातवाहनों की मतलब एक तरीके से कह लीजिए सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये सिमुक ने की थी। और ये सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग व कण्व को सत्ता को किसको समाप्त किया था, तो ये सिमुक ने अंतिम रूप से किसको, शुंग, और पुराणों के अनुसार यदि बात की जाए तो कण्व सत्ता को समाप्त किया था। और इस बात का मतलब कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया जहाँ कण्व वंश का सुशर्मन शासन कर रहा था। ये कण्व वंश का जो शासक था, कण्व वंश से बिलोंग करता था, नाम था सुशर्मन। ये शासक कर रहा था जब सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया था। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट शासक जो था कृष्ण था। इसका समय कब से कब तक रहा था, तो ये 37 से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा था कृष्ण का। और सिमुक के बाद जो ये इसका सिमुक का भाई था, नाम था कृष्ण, ये शासक बना। और पुराणों के अनुसार इसने 18 वर्षों तक शासन किया, और नासिक तथा सातवाहन शक्ति का इसने काफ़ी विस्तार किया था, इसने कृष्ण ने। और नासिक शिलालेख में इसका नाम भी मिलता है। इसके शासनकाल में राज्य के किसी उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया था। जब ये कृष्ण शासन कर रहा था सातवाहन वंश का शासक, तो इसके टाइम में एक गुफा का भी निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट जो शासक हुआ था वो हुआ था शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम का शासन रहा था 27 से लेकर के 17 ईसा पूर्व तक। और सातवाहनों का अगला शासक शातकर्णी प्रथम था। यह सिमुक मतलब सिमुक का पुत्र या भतीजा कोई भी था। और इसके नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये सातवाहन अभिलेख है एक, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें मिलता है इसका अभिलेख। ये इम्पोर्टेंट है। ये सातवाहन वंश का अभिलेख है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। और यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सातकर्णी की ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, और 10 वर्षों के शासनकाल में यह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा था। कौन? सातकर्णी प्रथम। इसने ये अपनी स्थिति काफ़ी मतलब सुदृढ़ की, और ये अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नयनिका से विवाह हुआ। उसके बाद रानी नयनिका के अभिलेख से सातकर्णी के जो है मतलब काफ़ी कार्य वहाँ से पता चलते हैं इसके। आगे बात करेंगे। सातकर्णी प्रथम जो था, ये सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातकर्णी प्रथम जो ये सातवाहन वंश का शासक था, इसने मालव शैली की ये गोल मुद्राएं थी, इनका प्रचलन अपनी पत्नी के नाम पर ये रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट जो शासक हुआ था उसका नाम था क्या? हाल। ये 20 से लेकर के 24 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था हाल ने। हाल इस वंश का जो है ये 17वां राजा था।
और इसने प्राकृत भाषा में ये गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये मैचिंग में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग मतलब ये इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो इसकी रचना किसने की थी? गाथा सप्तशती नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो ये हाल ने की थी। और इसमें इसकी प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है, ये इसकी प्रेम कथाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके काल में ये गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी इसी के काल में। और कातंत्र के लेखक थे शर्ववर्मन, इसी के दरबार में रहते थे। ये जो कातंत्र लेखक है इसके ये लेखक थे शर्ववर्मन, और ये किसके दरबार में रहते थे? ये इसी हाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इनका शासन कब से कब तक रहा था? और तो ये शासन जो है ईस्वी और ईसा पूर्व वाला जरूर याद रखिए। ये इस चीज़ का याद रखिए कि कहाँ पर ईसा पूर्व लिखा हुआ है और कहाँ पर जो है ईस्वी लिखा हुआ है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन कब से कब तक रहा था? तो ये 106 से लेकर के 130 ईस्वी तक रहा था। और इसके समय में इसकी माता कौन थी? बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ था, और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था। जो नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ था, इस अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया था किसको? गौतमी पुत्र ये सातकर्णी को। और गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। इसके जो साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार था कि उत्तर वाले एरिया में जो था तो ये मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी थे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे इन्होंने ये 130 से लेकर के 154 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ पर? तो ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी के नदी के किनारे एक ये पैठन या प्रतिष्ठानपुर है, यहाँ पर स्थापित की थी। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी है, इसके किनारे पैठन है, इसको पैठन भी कहते हैं या प्रतिष्ठानपुर भी लिखा मिलेगा। तो यहीं पर ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपनी इनके उत्तराधिकारी जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी थे, इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सौराष्ट्र या कठियावाड़ के शासक थे रुद्रदामन प्रथम। ये 130 से लेकर 150 ईस्वी में इन्होंने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया था। ये शक वंश के शासक थे रुद्रदामन प्रथम। इन्होंने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया था, और इनके जो ये वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया जा सका था। इनके मतलब ये वैवाहिक संबंध काफ़ी अच्छे थे, इसलिए इनको ये नष्ट नहीं कर सके थे। उसने बौद्ध संघ को अजकाली के तथा ये कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ये गांव जो है ये दान में दे दिए थे बौद्ध संघ को। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा वेणकटक नगर जो कि ये नासिक जिला की स्थापना की थी। ना तो एक नासिक जिला की स्थापना किसने की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये इसको वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी, और ये वेणकटक नामक ये नगर जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो था तो ये 130 से लेकर के 154 ईसा तक इसका शासन रहा था। कब से कब तक? तो इसका 130 से लेकर के 154 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और यदि बात करें तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का जो पुराणों में नाम मिलता है तो ये पुलोमा सातकर्णी, और टालमी के विवरण में इसका नाम ये सिरोपोलिमोस के रूप में इसका मिलता है। और मुद्राओं और अभिलेखों में के अनुसार यदि बात करें तो उसमें नासिक, कार्ले, अमरावती में भी उसका नाम मिलता है। और इसी ने ये नौनगा नगर की स्थापना की थी। एक नौनगा नगर है जो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने की थी। और इसी ने ये महाराज और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख अमरावती लेख में मिलता है। इसने ये उपाधियां जो धारण की थी तो ये महाराज और ये दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अमरावती लेख में मिलता है। इसने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे जो है प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया था। जब आंध्र प्रदेश को इसने विजित कर लिया था तो उसके बाद इसको प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया था। इसके सिक्के पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र नौशक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण था। जो इसने सिक्के चलाए थे उस पर ये पतवारों वाला मतलब ये 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था, और ये इसकी नौशक्ति का पर्याप्त विकास का प्रमाण था।
नेक्स्ट बात करेंगे यज्ञश्री सातकर्णी की। नेक्स्ट जो शासक हुआ था वो हुआ था यज्ञश्री सातकर्णी। इसका शासन रहा था 165 से लेकर के 194 ईसा पूर्व तक। सातवाहन शासक ये यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। ये मतलब व्यापार करने में और जल यात्रा में काफी निपुण था। उसके सिक्के ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाए गए थे। इन सिक्कों पर यह जहाज का चित्र था जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता था। नेक्स्ट बात करेंगे इसके भौतिक संस्कृति के बारे में। इसकी मतलब ये भौतिक संस्कृति के जो पहलू थे वो क्या थे सातवाहन वंश के। तो सातवाहनों के सिक्के जो है अधिकांशतः किससे, ये शीशे और लेड से बने होते थे। जो सातवाहन के टाइम पे सिक्के थे ये पाए किस एरिया, तो ये दक्कन वाले एरिया में पाए जाते थे और अधिकांश शीशे से बने होते थे। सातवाहन ये शासकों ने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्कों का भी निर्गमन किया था इन्होंने। ये प्रोटीन वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सातवाहनों से रिलेटेड हैं और ये प्रोटीन वाले पूछे भी बहुत जाते हैं। तो ये प्रोटीन वाले सिक्के किसने चलाए थे, तो ये सातवाहन वंश ने चलाए थे। इन्होंने तांबे और कांसे के सिक्कों का निर्माण किया था। करीमनगर जिले आंध्र प्रदेश में ये पेडम बंकुर में ये 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी में पक्की ईंट और छत में लगने वाले चिपटे जो छेददार खपड़े होते हैं इनका प्रयोग किया गया था। और द्वितीय शताब्दी के ये ईंटों के बने 22 कुएं भी इसी स्थल पर से पाए गए हैं। ये जो करीमनगर जिला है यहीं से कितने 22 कुएं भी इसी स्थल पर से पाए गए हैं जो कि ईंटों के बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे प्लिनी जो है इन्होंने लिखा था कि पूर्वी दक्कन के आंध्र प्रदेश में लगभग सभी गांवों के अतिरिक्त दीवार से घिरे 30 नगर थे और अत्यधिक संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सामाजिक संगठन की। इनका सातवाहन वंश जो था इसका सामाजिक संगठन कैसा था, तो इसमें सातवाहन जो थे ये दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे और सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र ये सातकर्णी जो थी ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और इन्होंने विच्छिन्न होते ये चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था और ये संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका था। इन्होंने किसने, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी और ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे सातवाहन वंश के। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले ये प्रथम शासक हुए थे सातवाहन के। इन्होंने अधिकतर भूमि किसको दान दी थी, तो ये बौद्ध भिक्षुओं को दी थी। बौद्ध भिक्षुओं को ज्यादातर भूमि जो दान में दी थी वो किसको, बौद्ध भिक्षुओं को दी थी। और आगे बात करेंगे शिल्प और वाणिज्य में हुई प्रगति के अनुसार इस काल में अनेक वाणिज्य और शिल्पियों का उत्कर्ष हुआ था। उन्होंने स्मारकों और शिल्प पट्टिकाएं स्थापित की थी। शिल्पियों में जो है तो ये गंधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित किया गया है। गंधिक है ये शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे, जो इत्र वगैरह बनाने वाले थे मतलब परफ्यूम वगैरह बनाने वाले, उनको क्या कहते थे, उनको ये गंधिक कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था में ये पितृसत्तात्मकता के साक्ष्य मिलते हैं। उस टाइम पर जो समाज था तो वो पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक समाज था सातवाहन वंश था उस टाइम पे। और उनके शासकों के जो है तो नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। शासक जो है थे उनका नाम किसके रखा जाता था, उनकी माताओं के नाम पर रखा जाता था। जैसे गौतमी पुत्र वशिष्ठी, ये वशिष्ठ पुत्र आदि के नाम से स्पष्ट होता है कि उनके जो नाम होते थे वो उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे और समाज में ये माताओं की प्रतिष्ठा थी, इस चीज से ये पता चलता है। और सातवाहन राजकुल जो था ये पितृसत्तात्मक था, मतलब पितृसत्तात्मक तो था किंतु जो है नाम जो उनके थे ये माताओं के नाम पर रखे जाते थे। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पुत्र ही होता था। नेक्स्ट बात करेंगे प्रशासनिक ढांचा की। तो इनका जो प्रशासनिक ढांचा था वो काफी मतलब मौर्य साम्राज्य से मिलता जुलता था और जो अशोक के काल में प्रशासनिक इकाइयां पाई जाती थी वही इन्होंने रखी थी, कुछ भी इन्होंने ज्यादा है चेंज नहीं किया था। इनके जो अधिकारी थे ये मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या राज्यपाल बनाया जाता था। इन्होंने मतलब जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको ज्यादा मौर्य काल से बदला नहीं था, जो मौर्य काल में थी उसी को सातवाहनों ने भी आगे मतलब चलाए रखा था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य ये गैल्मिक को सौंपा जाता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गैल्मिक जो होता था ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था ताकि वह शांति व्यवस्था बनाए रखे। शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला जो
गाँव में रखा जाता था सातवाहनों के वंश में, तो उसको क्या कहते थे, उसको गैलमिक कहते थे। और इनके अभिलेखों में कटक और ये स्कंधावार शब्दों का अधिक उल्लेख मिलता है। ये सैनिक शिविर और बस्तियों में होते थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम की प्रथा दी आरंभ की थी। जो बौद्ध भिक्षु होते थे और जो ब्राह्मण होते थे, उनको ये कर मुक्त गांव जो है दान में देते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, जो सिक्के ढलवाने का जिसको अधिकार होता था। और जो द्वितीय श्रेणी का सामंत होता था वो महाभोज कहलाता था, तथा तृतीय श्रेणी का सामंत क्या कहलाता था, ये सेनापति कहलाता था। तो जो प्रथम 3 श्रेणियां थी, 3 श्रेणियों में प्रथम होता था वो राजा कहलाता था, उसको सिक्के ढलवाने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था, तृतीय श्रेणी का क्या सेनापति कहलाता था। नेक्स्ट बात करेंगे आपके इस टाइम पे इनका धर्म कैसा था। तो सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। सातवाहन शासक जो है ये ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणवाद के मतलब ब्राह्मणवाद का ही इन्होंने नेतृत्व किया था। ये कृष्ण, वासुदेव और आदि जो ये वैष्णो देवता थे, इनके काफी उपासक थे जो सातवाहन शासक थे। और सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को गांव जो है ये दान में देकर के बौद्ध धर्म को काफी बढ़ाया था इन्होंने। और राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का प्रभाव भी काफी देखने को मिलता था। नेक्स्ट बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये नगर सातवाहनों के शासन में, विशेषकर उनके उत्तराधिकार इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण ये केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी भाषा कैसी थी। तो ये सातवाहनों की राजकीय भाषा जो है प्राकृत थी और इनके सभी अभिलेख जो लिखे जाते थे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। इस चीज़ को याद रखिए, इनकी जो राजकीय भाषा थी, ये राजकीय वाला लाइन मतलब जरूर याद रखिए, जो राजकीय भाषा थी ये प्राकृत थी। और अभिलेख किस भाषा में, तो अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे जाते थे। और ये प्राकृत ग्रंथ ये प्राकृत ग्रंथ ये गाथाहास सत्सई, ये गाथाहास सत्सई या गाथा सप्तशती ये हाल जो है, ये हाल नामक जो ये शासक था ये उसकी रचना बताई जाती है। जो हाल नामक ये गाथा सप्तशती रचना है ये किसकी बताई जाती है, जो हाल शासक था उसकी बताई जाती है। और इसमें कितने 700 श्लोक हैं जो कि सभी ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक ये किस भाषा में, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये मतलब छोटा सा एक वंश है, लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुदूर जो ये दक्षिण में इतिहास का आरंभ है, दक्षिण वाला एरिया जो है इसमें कैसे इसके इतिहास के आरंभ की बात करेंगे।